हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र यानी कि काव्य से रिलेटेड जो प्रेम माधुरी का पैराग्राफ है उस पैराग्राफ का अर्थ। तो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। मैं एक एक अध्याय का आपको समझाते जाऊँगी। तो आज हम देखने वाले हैं प्रेम माधुरी के चारों पैराग्राफ के संदर्भ सहित प्रश्न के साथ व्याख्या। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पहला पैराग्राफ। तो ये रहा प्रेम माधुरी का पहला पैराग्राफ जो कि आपका मारंग प्रेम से है। ठीक है, तो प्रेम माधुरी में जो कि संदर्भ जो है मैं आपको बता दूंगी, प्रसंग बता दूंगी, लेकिन सबसे पहले हम इस पैराग्राफ के अर्थ को समझ लेते हैं कि ये पैराग्राफ कहना क्या चाहता है। उसके बाद हम इसकी व्याख्या और संदर्भ प्रसंग लिखेंगे। तो काव्य के प्रेम माधुरी का पहला पैराग्राफ कह रहा है कि मारंग प्रेम को समूझे हरिचंद्र यथारथ होत यथा है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि यह मार्ग, ठीक है, यह मार्ग जो है प्रेम का मार्ग, वह जीवन के कटु यथार्थ यानी कि जीवन को समझने में बहुत ही कठोर और कष्टप्रद है। यहाँ पे एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि ये जो प्रेम का मार्ग है वो बहुत ही कठिन और अत्यंत जो है समझने में बहुत ही कठिन और क्या है, कष्टप्रद है। ठीक है, यथार्थ होत यथा है यानी कि यथार्थ यह एक कठोर और कष्टप्रद प्रेम की रास्ता है जो समझने में बहुत ही कठिन है। ठीक है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। यहाँ पे कह रहा है कि वह अपनी सखी से अपनी स्थिति का वर्णन करती है। तो वो अपनी सखी से वर्णन करती है लाभ कछु न यानी कि इस चीज़ में, इस प्रेम के रास्ते में कोई लाभ नहीं है। पुकारन में बदनाम यानी कि इसको बुलाने में यानी कि पुकारने में बदनाम ही है। होन की सारी कथाएं यानी कि वह अपनी कथा, अपनी प्रेम की कथा दूसरी सखी को सुनाती है और कहती है कि अगर मैं अपनी कथा का वर्णन करूंगी तो इसमें लाभ कुछ नहीं है बल्कि इसमें मेरी ही बदनामी होगी। तो यही स्थिति को वर्णन करते हुए वो अपनी सखी से कहती है कि इस मार्ग में चलते हुए उसे बहुत कष्ट हुए हैं। ठीक है, और वो दूसरे को सुनाने में उसको कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा ही उसकी बदनामी ही इसमें होने वाली है। ये अपनी सखी से वो कहती है। जानत है यानी कि जानती हो, जी मेरो भली विधि औ उपाई सबे बिरथा है यानी कि जानत हो जियो मेरे यानी कि मेरा जिया ही जानता है यानी कि मेरा मन ही जानता है कि वह कहती है कि मेरा मन ही जानता है कि भली विधि और उपायु सबे बिरथा है यानी कि मेरा मन ही जानता है कि प्रेय व्यथा में मुक्त पाने के लिए सभी उपाय जो हैं वो क्या हैं, व्यर्थ हैं। यानी कि इस प्रेम के मार्ग से छुटकारा पाने के लिए जो सारे उपाय हैं वो विधि यानी कि भली उपाय जितने भी हैं वो सब क्या है, व्यर्था यानी कि व्यर्थ हैं। इस प्रेम के सारे विवाद ही व्यर्थ हैं। बावरे हैं यानी कि पागल हैं, बावरे हैं ब्रज के सिगरे यानी कि पागल हैं ब्रज के सारे लोग, पागल हो गए हैं जैसे मानो ब्रज के सारे लोग। मोही नाहक पूछत कौन बिथा है यानी कि सब व्यर्थ ही बार बार उसकी प्रेम की पीड़ा में पूछते हैं उसके प्रेम की पीड़ा में कि उसको क्या कष्ट है। ठीक है, वो झूठ ही पूछते हैं उसकी प्रेम की पीड़ा में कि उसको आखिर में क्या कष्ट है। ठीक है, व्यर्थ ही वह ये सब बातें उस सखी से पूछते हैं। ब्रज के सारे लोग पागल हो चुके हैं इस बात को जानने के लिए कि उसका प्रेम का बात क्या थी। ठीक है, तो ये पैराग्राफ जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, समझाया है इस कहानी को, सबसे पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद हम इसके प्रसंग को देखेंगे कि इसके प्रसंग में क्या है और फिर हम इसकी व्याख्या अपने भाषा में लिखेंगे। तो इस पैराग्राफ का हेडिंग हो जाएगा मारंग प्रेम को, फिर डैश 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 करेंगे और लिखेंगे कौन बिथा है। तो चलिए हेडिंग के साथ लिखते हैं इसको। तो इस हिसाब से फर्स्ट पैराग्राफ का हेडिंग कर लेंगे मारंग प्रेम को, फिर डॉट 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 करेंगे और बिथा है। ठीक है, तो संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ हमें इस प्रकार से लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश, अब हमें गद्यांश नहीं, यहाँ पर पद्यांश लिखना है।
यानी कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक कविता से अवतरित है। तो ये हो गया संदर्भ। अब हम लिखेंगे इसके प्रसंग को। तो प्रसंग में ये पैराग्राफ क्या कहना चाहता है वो हमें लिखना होता है इसके भाव को। तो लिखेंगे प्रसंग हेडिंग करके कि प्रस्तुत सवैया में ब्रजवाला प्रेम मार्ग पर चलने से होने वाली निंदा एवं कष्टों का वर्णन कर रही है। क्या कर रही है? प्रस्तुत सवैया में जो ब्रज वाले प्रेम मार्ग पे चलने के सोच रहे हैं उस निंदा और कष्ट को वर्णन करना चाहते हैं। तो अब हम इसका देखेंगे व्याख्या हेडिंग करेंगे और लिखेंगे इसमें हम कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है, ठीक है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है प्रेम मार्ग को समझना अत्यंत कठिन है। प्रेम मार्ग को समझना अत्यंत कठिन है। यह मार्ग जीवन के कटु अर्थात की तरह ही कठोर एवं कष्टप्रद है। यानी कि यह जीवन के जो कठोर अर्थात जो हमारे जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है उसी प्रकार से ये प्रेम कठोर और कष्टप्रद है। वह अपनी सखी से अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए कहती है कि इस कठिन मार्ग पर चलते हुए उसे कई कष्ट हुए हैं। यानी कि इस कठिन मार्ग पर चलते हुए उसे बहुत से कष्ट हुए हैं और दूसरों को सुनने से कोई लाभ नहीं है। कह रही है कि उसे दूसरों को सुनाने में कोई लाभ नहीं है, इसमें उसे बदनामी के अतिरिक्त कुछ मिलने वाला नहीं है। वह कहती है कि उसे यह अच्छी तरह से पता है कि प्रेम व्यथा से मुक्त पाने के सभी उपाय व्यर्थ हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे ब्रज के सारे लोग पागल हो गए हैं। सब व्यर्थ ही उसे ऐसा लगता है कि सब बार बार उसकी प्रेम की पीड़ा के बारे में पूछते हैं कि उसे कष्ट क्या है। तो ये व्याख्या था उसका, जैसे मैंने आपको बताया था। अब हम लिखेंगे इसके बारे में इसके काव्य सौंदर्य को। फिर हम हेडिंग करेंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य का मतलब ये है कि इस पैराग्राफ का भाषा शैली, रस, छंद और अलंकार क्या है। तो इसका भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, रस इसमें है इस पैराग्राफ में विप्रलंब रसिंगार और छंद है सवैया और अलंकार है अनुप्रास। ठीक है, तो ये सारे इसके काव्य सौंदर्य हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में भी इन सब पैराग्राफ के क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको इसमें बता दिए। अब हम चलेंगे अपने दूसरे पैराग्राफ में। दूसरा पैराग्राफ कह रहा है कि रोक ही जो तो अमंगल होए और प्रेम नशे जो कहे प्रिय जाइए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि रोक ही, यानी कि नायिका अपने प्रियतम को जाने से रोकती है। तो रोकती जो तो अमंगल होए, अगर रोकती है तो वो अमंगल सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई किसी शुभ काम के लिए जाते हैं और उसे रोक दिया जाए पीछे से तो वो अमंगल माना जाता है, यानी कि अशुभ माना जाता है। यदि उनके प्रदेश जाते समय वह अपने प्रेमी को रोकती हैं तो वो अशुभ माना जाता है, यानी कि वह उसको टोक नहीं सकती। आओ प्रेम नशे जो कहे प्रिय जाइए, अगर वो अपने प्रेमी को कहती है कि प्रिय आप जाइए तो उसमें उसको कष्ट भी होगा। यानी कि वह प्रदेश जाने के लिए उन्हें कहती है तो उससे प्रेमी को कष्ट भी होता है कि आखिर मेरी प्रेमिका मुझे प्रदेश जाने को क्यों कह रही है। तो इसमें प्रेमिका जो है, यानी कि प्रेमी की जो प्रेमिका है वो इस बात में फंस चुकी है कि अगर वो रोकती है तो वो अमंगल होता है, अगर वो जाने को कहती है तो प्रेमी को कष्ट होती है। तो आखिर वो कहे तो कहे क्या? तो फिर वो कहती है कि जो कहे जाहूँ न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह नसाइए। यानी कि जो कहे, अगर वह कहती है कि यदि उन्हें प्रदेश जाने से मना करती है, ठीक है, जो कहूँ न जाओ तो, यानी कि अगर वह उन्हें प्रदेश जाने के लिए मना करती है तो प्रभुता जो कछु न, यानी कि मना करती है तो यह उनके ऊपर प्रभुत्व स्थापित के समान होगा। यानी कि वह अगर उन्हें जाने को कहती है तो वो प्रभुत्व क्या होगा,
करने के समान होगा, यानी कि उनको दुदराने के समान होगा। न कहे तो स्नेह रसाए, अगर वह उनको जाने से नहीं रोकती है तो उस प्रेमी को लगेगा कि वह मेरे से प्रेम नहीं करती, उसको मेरे प्रति कोई स्नेह नहीं है। तो प्रेमिका इस बात को लेकर फंसी हुई है कि वो कहे तो कहे क्या, अपनी सखी से ये सभी गीत गाती है। फिर कह रही है कि जो हरिश्चंद्र कहे, यानी कि यदि कोई हरिश्चंद्र कहते हैं कि कहे तुमरो बिनु जी है, यानी कि वो कहे कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, तो न तो यह कोई पति आइए, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि अगर वह कहती है कि मैं आपके बिना, आपके जाने के बाद मैं जीवित नहीं रह सकती, तो क्या वह विश्वास करेंगे? क्या वह विश्वास करेंगे कि क्या मैं चला जाऊँगा तो वो जीवित नहीं रह सकती? ठीक है। फिर कह रहा है कि ताशो पयान समय तुमरो हम का कहें, आप ये हमें समझाइए। अंततः यानी कि अंत में वह अपने प्रियतम से कहती हैं और अनुरोध करती हैं कि ताशो पयान समय, यानी कि उनके प्रदेश गमन के समय, यानी कि उनके प्रदेश जाने के समय वह क्या कहें, हम का कहें, यानी कि वह क्या कहे आप हमें समझाइए, यानी कि यह बात उसे स्वयं कोई समझा दे। यही इस कविता में, इस लाइन में कवित्री फंसी हुई हैं कि वो क्या कहें कि अपने प्रेमी को विदा करें। अगर वह रोकती हैं तो भी उन्हें कष्ट होगा, अगर वो जाने को कहती हैं तो वो अमंगल सिद्ध होगा, अगर वह कहती हैं कि मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी तो उनका प्रेमी उन पर विश्वास भी नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रेमिका इस बात को लेकर उलझी हुई है। तो यही पैराग्राफ के हमें प्रस्तुत में संदर्भ, प्रसंग और इनकी व्याख्या में लिखना है। तो चलिए देखते हैं अपनी भाषा में हम क्या लिखेंगे। तो हम हेडिंग करेंगे रोक ही जो तो, फिर डॉट 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 हमें समझाइए। संदर्भ हेडिंग करेंगे और लिखेंगे पूर्वरत, क्योंकि जो संदर्भ मैंने आपको पहले बताया है वही सारे संदर्भ रहेंगे इस पूरे पैराग्राफ में। ठीक है। प्रेम माधुरी के जितने भी पैराग्राफ हैं संदर्भ सेम रहेगा। प्रसंग चेंज होता है तो दूसरे पैराग्राफ में जो कहना चाहती हैं उसमें हम लिखेंगे कि प्रस्तुत सवैया में नायिका के द्वारा परदेश जा रहे अपने पति से चतुरता पूर्वक कहे गए कथन का वर्णन है। इसमें नायिका अपने प्रेमी से क्या कहती हैं उसका इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है। अब हम हेडिंग करेंगे व्याख्या और लिखेंगे उसमें कि नायिका अपने प्रियतम से कहती हैं कि यदि वह उनके परदेश जाते समय उन्हें रोकती हैं तो टोक लगेगा। यदि उनके परदेश जाने से वह उन्हें रोकती हैं तो टोक लगेगा, जो यात्रा के समय अमंगल का सूचक है, यानी कि यात्रा में करते समय ये अमंगल का सूचक प्रदान करता है। यदि वह उन्हें परदेश जाने के लिए कहती हैं तो उससे उसका प्रेम नष्ट हो जाएगा। यदि उन्हें खुशी खुशी जाने के लिए कहें तो उससे उनका प्रेम भी नष्ट हो जाएगा। वह कहती हैं कि यदि वह उन्हें परदेश जाने से मना करती हैं तो उनके ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने के समान होगा। क्या होगा? उनके ऊपर यह प्रभुत्व करने के समान होगा। वह कहती है कि यदि उन्हें परदेश जाने से मना करती तो उनके ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने के समान होगा। वह कहती है कि ऐसी स्थिति में यदि वह अपने प्रियतम से कहे कि उनके बिना वह जीवित नहीं रह सकती तो क्या वे विश्वास करेंगे? अंततः वह अपने प्रियतम से ही अनुरोध करती हैं कि उसके परदेश गमन के समय वह उससे क्या कहे, यह बात उसे वह स्वयं समझा दे। ठीक है। वो अपने प्रियतम से कहती हैं कि मैं आपसे अब क्या कहूँ, वो बात आप स्वयं ही समझ लीजिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा पैराग्राफ। इसका भी हम काव्य सौंदर्य देखेंगे कि इसमें कौन सी भाषा, कौन सी शैली है और इसके छंद, रस, अलंकार क्या है। हेडिंग करेंगे काव्य सौंदर्य, लिखेंगे भाषा जो कि है ब्रज, शैली मुक्तक, छंद सवैया, रस श्रृंगार, अलंकार है अनुप्रास। तो ये हो गया काव्य सौंदर्य। अब देखेंगे तीसरा पैराग्राफ।
तीसरा पैराग्राफ कह रहा है कि आजू लौ जो न मिले तो कहाँ हम तो तुमरे सब भांति कहावे। यहाँ पे कह रहा है कि आजू यानी कि आज भी तुम हमें न मिले तो फिर भी हम तुम्हारे ही कहलाएंगे। नायिका अपने प्रेमी के प्रति भावना व्यक्त करते हुए कहती हैं कि आज तक तुम हमसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, यानी कि आज भी तुम हमसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे, हम तो सभी प्रकार से तुम्हारे ही कहलाते हैं। क्या करते हैं? हम तो सभी प्रकार से तुम्हारे ही कहलाते हैं। मेरो उलाहनो है कछु नाही, मेरी आपको कोई उलाहना नहीं है, यानी कि मेरी तरफ से आपके लिए कोई भी उलाहना नहीं है। सबे फल आपने भाग को पावे, यानी कि क्योंकि सभी अपने भाग्य का फल पाते हैं। यहाँ पर नायिका कहती है कि मेरी आपसे कोई भी उलाहना नहीं है, सब अपने भाग का फल पाते हैं, वैसे ही मैंने भी अपना भाग का फल पाया है। जो हरिश्चंद्र भई सो, कवि हरिश्चंद्र कहते हैं कि भाई जो सो भाई, यानी कि जो हुआ, जो होना था वो हो चुका है, यानी कि जो जैसा होना था वो वैसा हो चुका है। अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे, इसलिए बीती बातों को याद करके दुखी होने का कोई फायदा नहीं है। अब मेरे प्राण इस तन से निकलने वाले हैं, अर्थात मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। ये बात प्रेमिका अपने प्रेमी से कहती हैं। प्यारे जू हैं जग की यह रीति, यानी कि यह आपसे कह रही है कि संसार की यह रीति है कि विदाई के समय सभी अपने गले लगाते हैं, कि संसार की यह जग यानी कि संसार की यह रीति है कि विदाई के समय सब अपने गले लगाते हैं। ठीक है, आप जीवन भर हमसे नहीं मिले तो न सही, ठीक है, समय सब कंठ लगावे, परंतु मैं सदैव आपके लिए दूर जा रही हूँ। मैं आप आकर मुझे अपने गले से लगा लीजिए। ठीक है, मैं अब इस विदाई में आपसे दूर जा रही हूँ और आप अब मुझसे आखिरी बार गले लगा लीजिए। ये प्रेमिका अपने प्रेमी से कहती हैं। इस पूरे पैराग्राफ में यही कह रहा है कि किस प्रकार से विरह में नायिका अपने प्रेमी से क्या बात और भावना कहती हैं कि आप मिले तो भी ठीक और ना मिले तो भी ठीक, ये मेरे भाग्य का फल है। तो ये पैराग्राफ जैसा कि मैंने आपको समझाया है उसी प्रकार से हम इसकी व्याख्या करेंगे। चलिए देख लेते हैं पहले इसका संदर्भ, फिर इसकी व्याख्या को लिखेंगे। तीसरा हेडिंग करेंगे कि आजू लौ जो ... कंठ लगावे। संदर्भ रहेगा वही जो मैंने आपको पहले बता दिया है। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में नायिका की विरह दशा का वर्णन किया गया है, यानी कि विदाई के समय की दिशा का वर्णन किया गया है इस पैराग्राफ में। तो व्याख्या हेडिंग करेंगे और इनकी व्याख्या में लिखेंगे कि विरह में व्याकुल एक नायिका अपने प्रेमी के प्रति अपनी भावना व्यक्त करती हुई कहती हैं। क्या कहती हैं? अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि आज तक तुम हमसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, कि अब तक तुम मुझे न मिले तो कोई बात नहीं, हम तो सभी प्रकार से तुम्हारे ही कहलाते हैं। क्या करते हैं कि हम सभी प्रकार से तुम्हारे ही कहलाते हैं। मेरा आपको कोई उलाहना नहीं है, यानी कि मेरी तरफ से आपको कोई भी उलाहना भी नहीं है। फिर आगे कहती हैं कि क्योंकि सभी अपने भाग्य का फल पाते हैं। कवि हरिश्चंद्र कहते हैं कि जो कुछ होना था वह तो हो चुका है। क्या होता है कि जो कुछ भी होना था वह तो हो चुका है, इसलिए बीती बातों को कोई याद करके दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। अब मेरे प्राण इस तन से निकलने वाले हैं, अब मेरे प्राण इस तन से निकलने वाले हैं, अर्थात मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। अतः मैं आपसे यह कह रही हूँ कि संसार की यह रीति होती है कि विदाई के समय, कि मैं आपसे कह रही हूँ कि संसार की यही रीति है कि विदाई के समय सभी आपको गले से लगाते हैं। आप जीवन भर हमसे नहीं मिले तो न सही, परंतु
परंतु मैं अब सदैव के लिए आपसे दूर जा रही हूँ, तो आप आकर मुझे अपने गले से लगा लीजिए। ये प्रेमिका अपने प्रेमी से कहती हुई इस व्याख्या में बोल रही हैं। काव्य संदर्भ है भाषा, जो कि ब्रज है, शैली है मुक्तक, छंद सवैया, अलंकार अनुप्रास, रस है विप्रलंब सिंगार। तो ये हो गया आपका पूरा अर्थ के साथ इसका काव्य सौंदर्य। अब लिखेंगे हम चौथा हेडिंग। क्या पैराग्राफ है, पहले उसे समझेंगे फिर उसके अर्थ को लिखेंगे। चौथा पैराग्राफ है कि व्यापक ब्रह्मा शबै थल पूरन है। ठीक है, व्यापक यानी कि इसमें गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि व्यापक, हमें पता है कि ब्रह्मा सारे थल में पूरन है, यानी कि ब्रह्मा जो है वो हमें अच्छी तरह से मालूम है कि ब्रह्मा संपूर्ण विश्व के कण कण में प्राप्त हैं। क्या है? ब्रह्मा संपूर्ण विश्व के कण कण में प्राप्त हैं। ये गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। फिर कह रहा है कि हमहू पहचानती हैं, यानी कि किंतु जो है वो कहती हैं कि हमहू जानते हैं, पहचानते हैं कि ब्रह्मा जो हैं वो संसार के संपूर्ण विश्व में कण कण में व्याप्त हैं, किंतु उन्हें कृष्ण के प्रेम बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। ये उद्धव से गोपियाँ कह रही हैं। पै बिना नंदलाल बिहाल, यानी कि हमें कृष्ण के बिना, नंदलाल के कृष्ण के बिना हमें अच्छा नहीं लगता। फिर कह रहा है कि ये ज्ञान का जो मार्ग है वो महत्व नहीं देती है। ठीक है, हरिश्चंद्र कहते हैं, कवि हरिश्चंद्र की ज्ञान ही ठानती है, यानी कि ये ज्ञान का जो मार्ग है वो महत्व नहीं देती हमारे प्रेम के आगे। बिना नंदलाल, यानी कि नंद के लाल के बिना हमारा जो ज्ञान है वो ज्ञान मार्ग को महत्व नहीं देता। ठीक है, फिर कह रहा है कि तुम उद्धव यह कहियो उनसे, हम और कछु नहीं जानते, यानी कि कह रहा है कि ब्रह्मा जो हैं वो को 3 मार्ग से प्राप्त किए जाते हैं। ये उद्धव कहते हैं कि ज्ञान, कर्म और भक्ति से, लेकिन गोपियाँ जो हैं वो भक्ति के द्वारा कृष्ण को पाना चाहती हैं, ज्ञान के द्वारा नहीं। इसलिए वो उद्धव से कह रही हैं कि कृष्ण से यह कह दो कि उनकी भक्ति के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं जानते, यानी कि हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, हम भक्ति से ही अपने कृष्ण को उसकी दिशा से, मार्ग से प्राप्त कर लेंगे, हमें और कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए, यही जाके कृष्ण से कह दो। फिर कह रहा है कि प्रिय प्यारे तिहारे निहारे, गोपियाँ कहती हैं कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण आपको देखें हम बिना हमारे। ठीक है, प्रिय गोपियाँ सारी कहती हैं कि तिहारे निहारे बिना, यानी कि हमें बिना देखे ही आपको, कैसे हम अपने बिना देखे ही आपको देखते हैं, बिना हमारे निहारे। अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं, यानी कि ये दुखियारी आँखें नहीं मानती हैं आपको देखे बिना। ये जो हमारी दुखियारी आँखें हैं वो श्री कृष्ण को देखे बिना इस बात को नहीं मानती हैं कि श्री कृष्ण हमारे पास नहीं लौट सकते। तो यही सब प्रार्थना वो उद्धव से करती हैं कि हमें सब पता है, हमें किस मार्ग से कृष्ण को प्राप्त करना है। तो आप जाकर श्री कृष्ण से कह दीजिए कि हमारी जो अखियां हैं वो दुखियारी हो चुकी हैं और आपको देखने के लिए वह भक्ति के मार्ग में जा रही हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि इसका प्रसंग क्या होगा, व्याख्या क्या होगा और फिर इसका काव्य सौंदर्य। इस प्रकार से ये तीनों मैं आपको बता दूंगी तो ये पैराग्राफ पूरा समाप्त हो जाएगा। हेडिंग करेंगे व्यापक ब्रह्मा ... नहीं मानती हैं। संदर्भ पूर्वरत रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत सवैया में गोपियाँ उद्धव के ज्ञान मार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग को अधिक महत्व देती हैं। तो यही चीज़ मैंने जो आपको बताया वही चीज़ इसमें बातें झलक रही हैं। व्याख्या में लिखेंगे कि गोपियाँ उद्धव से यह कह रही हैं कि उन्हें भी यह अच्छी तरह से मालूम है कि ब्रह्म संपूर्ण विश्व के कण-कण में व्याप्त है, किंतु उन्हें कृष्ण के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। कवि हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि वे ज्ञान को मार्ग को महत्व नहीं देती हैं। ठीक है, वह ज्ञान के मार्ग को महत्व नहीं देती हैं।
फिर कह रही हैं कि ब्रह्म को पाने के 3 मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म एवं भक्ति। ये उद्धव जी कहते हैं। गोपियाँ भक्ति के द्वारा कृष्ण को पाना चाहती हैं, ज्ञान के द्वारा नहीं। इसलिए वे उद्धव से कहती हैं कि वे कृष्ण से यह कह दें कि वे उनकी भक्ति करने के अतिरिक्त उनको पाने के अन्य किसी मार्ग को नहीं जानती। वह व्यक्ति भक्ति से ही श्री कृष्ण को पाना चाहती हैं और इसके अलावा वह ज्ञान का कोई भी मार्ग नहीं जानती। फिर आगे है कि गोपियाँ कहती हैं कि हे मेरे प्यारे श्री कृष्ण, आपको देखे बिना हमारी ये दुखियारी आँखें नहीं मानती हैं। आपको देखने के लिए ये दुखियारी आँखें तरस गई हैं और आपको देखे बिना यह नहीं मानती हैं। फिर काव्य सौंदर्य लिखेंगे, जिसमें होगा कि भाषा जो है ब्रज है, छंद सवाया ही होगा, शैली जो है वो मुक्तक है, इसका अलंकार जो है वो है अनुप्रास और रस है श्रृंगार। तो ये हो गया आपका पूर्ण रूप से सारा पैराग्राफ का, प्रेम माधुरी के सारे पैराग्राफ का संदर्भ प्रसंग के सहित व्याख्या। इस प्रकार से आपका प्रेम माधुरी का चारों पैराग्राफ समाप्त होता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में यमुना छवि की पूरी कहानी को। ठीक है, आई होप आपको प्रेम माधुरी के सारे पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको बताया है, तो आप इसे एक बार ज़रूर पढ़िएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।